वेलकम टू MR स्टडी बूस्टर। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि इस चैप्टर में हम 700 से लेकर 1750 तक के पीरियड के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इस पीरियड में क्या क्या चेंजेस हुए इस बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखते हैं। इस एज में जो व्हील इन इरिगेशन, मतलब कि सिंचाई में क्या हुआ, व्हील का इस्तेमाल होने लगा। इरिगेशन व्हील का इस्तेमाल होने लगा। स्पिनिंग व्हील, कताई के लिए व्हील का इस्तेमाल होने लग गया। एंड फायर आर्म्स और आग्नेय अस्त्र, मतलब आग के गोलों का इस्तेमाल इस युग में इस पीरियड में होने लगा। नए तरीके के फूड्स आए, बेवरेजेस आई। बेवरेज मतलब पीने की चीज़ें आई इस सब कॉन्टिनेंट में। आपको पता है इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहते हैं क्योंकि ड्यू टू इट्स जोग्राफिकल एंड कल्चरल डिफरेंसेस। क्या क्या नई नई चीज़ें यहाँ पर खाने की आई। पोटैटो आपको पता है हमारी कल्चर का नहीं है, और कॉर्न ये हमारे देश का नहीं है, ये बाहर की चीज़ें हैं। चिलीज़ मतलब कि मिर्चें, और टी एंड कॉफ़ी, ये सब बेवरेजेस हमारे यहाँ पे आ गए। इससे पहले हम टी और कॉफ़ी को नहीं जानते थे, लेकिन इस पीरियड में ये चीज़ें हमारे इंडिया में आ गई और आज देखो हम इन चीज़ों को कितनी ज़्यादा मात्रा में यूज़ करने लगे हैं। और नई टेक्नोलॉजीज़ आई। टेक्नोलॉजी में और क्रॉप्स में भी नए नए इनोवेशंस हुए, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि इरिगेशन के लिए व्हील का यूज़ होने लग गया, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि इस पीरियड में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एंड कल्चरल चेंजेस इस चीज़ में आ गए, जिनके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर 5, 6 और 7 में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दिस वाज अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। इस एज में जो गतिशीलता थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि व्हील बन चुका था और इधर से उधर जाने लगे थे सारे लोग। कभी कभी वो अलोन और कभी कभी ग्रुप्स में एक प्लेस से दूसरे प्लेसेस पे लॉन्ग डिस्टेंसेस में वो सर्च जाने लगे, और वो अपॉर्चुनिटीज़ मतलब कि मौक़ों की तलाश करने लगे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा मात्रा में वेल्थ थी, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे गंगा और यमुना के बीच का जो एरिया है वो बहुत ही फर्टाइल है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई भी फसल उगा सकते हैं। तो इस सब का हमारा जो इंडिया था, इसको पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, आपको पता है। और यहाँ पर लोग आने लग गए और मोबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एक नई कास्ट इस युग में बहुत ज़्यादा चर्चा में आई, जिनको कहते थे राजपूत। राजपूत जो शब्द है वो ड्राइव किया गया है राजपुत्र से, और राजपुत्र का अर्थ होता है द सन ऑफ अ रूलर, शासक का बेटा। Between the 8th and the 14th centuries, the term was applied more generally to a group of warriors. ये जो टर्म थी, ये जो वर्ड था, ये 7th और जो आपकी ये जो सेंचुरी थी, 7th सेंचुरी, इसके बीच 8th और 14th सेंचुरी के बीच इस वर्ड को वैरियर्स होते हैं योद्धाओं के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। हु क्लेम्ड क्षत्रियस का स्टेटस, जो क्या कहते थे कि हम क्षत्रिय हैं। और द टर्म इंक्लूडेड, क्या इंक्लूडेड था इस टर्म में, नॉट जस्ट रूलर्स, चीफटेन्स, बट द सोल्जर्स एंड द कमांडर्स हु सर्व्ड इन द आर्मीज। ये जो टर्म थी ये रूलर्स के लिए तो यूज होती ही थी और उनके मुखियाओं के लिए, लेकिन जो सोल्जर्स थे, जो सिपाही थे, जो इस आर्मी में सर्व करते थे, उनके लिए भी ये टर्म यूज होती थी। और मोनार्क्स थे, जो मठ के जो राजा वगैरह होते थे इस कॉन्टिनेंट के, उनके लिए भी ये टर्म यूज होने लगी, क्षत्रिय। अ चिवालरिक कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सट्रीम वैलर, क्या समझा जाता था? वैलर मतलब होता है बहुत ज़्यादा साहसी लोग, इनको समझा जाता था राजपूतों को। और ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, और क्या समझा जाता था कि ये बहुत ज़्यादा लॉयल मतलब कि वफादार होते हैं, और ये क्वालिटीज़ इनमें बताई जाती थी। और दूसरा जो ग्रुप था इस टाइम में जो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, सम अदर ग्रुप्स ऑफ सच एज, दूसरे थे वो मराठे थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इस युग में प्रसिद्धि पाई। मराठे थे, सिख्स थे, जाट थे, अहोम थे, और कौन थे? कायस्थ। इन्होंने भी इस टाइम में बहुत ज़्यादा फेम मतलब प्रसिद्धि पा ली थी। ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द एज टू बिकम पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट, और ये पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट, राजनीतिक रूप से ये इन्हें इम्पॉर्टेंस भी मिलने लग गई, क्योंकि इन्होंने उस टाइम में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे कि ये बहुत ही लॉयल कास्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा वैलर मतलब कि साहस इनमें होता है।
थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वॉज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट। और लोग क्या कर रहे थे इस पीरियड में, वनों को साफ कर रहे थे, जंगलों को साफ कर रहे थे और इनमें अपना हैबिटेट बना रहे थे, अपने रहने के लिए जगह वो यहाँ पर बना रहे थे। ए चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज देन इन अदर्स। और यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा था। चेंज इन देयर हैबिटेट, हैबिटेट की डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ेंगे। रेफर्स टू द एनवायरनमेंट ऑफ अ रीजन। क्या मतलब है, ये एक एनवायरनमेंट को बताता है या फिर क्षेत्र, रीजन होता है क्षेत्र को बताता है, और इस क्षेत्र की सोशल और इकोनॉमिकल लाइफस्टाइल को ये बताता है। हैबिटेट जहाँ पर क्या होता है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट हो कि वहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक लाइफस्टाइल जो वहाँ के नागरिकों का, रेजिडेंट्स होते हैं, निवासी, उसको बताए, उसको बोलते हैं हैबिटेट। अदर स्टार्टेड टिलिंग, और दूसरे लोगों ने यहाँ पे टिलिंग मतलब जुताई करनी स्टार्ट कर दी। एंड द लैंड बिकेम पीजेंट्स, और जो यहाँ पर टिलिंग करते थे और वो कौन बन गए, पीजेंट बन गए, मतलब कि किसान बन गए। दीज न्यू पीजेंट्स ग्रुप ग्रेजुअली बिगेन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट्स, और धीरे धीरे इन्होंने अपना पूरा एक क्षेत्र बना लिया, मतलब कि ये यहाँ पर बस गए और अपना एरिया अपना बना लिया। और ये यहाँ पर लोग मुखिया भी बन गए, चीफटेन्स मतलब मुखिया बन गए, प्रीस्ट यहाँ पर पुजारी भी लोग बन गए, मोनास्ट्रीज मठ बन गए, और टेम्पल्स भी धीरे धीरे यहाँ पर बनने लग गए। दे बिकेम पार्ट ऑफ अ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़, उन्होंने अपने बड़े बड़े समाज, कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया है, क्योंकि उन्होंने आगे चल के रूल रेगुलेशंस भी बनाए। कॉम्प्लेक्स का मतलब उलझी हुई कोई चीज़ हो। एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस, और उन्होंने टैक्स सिस्टम भी स्टार्ट कर दिया फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टू लोकल लॉर्ड्स, और यहाँ पर जो सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड करने लगे। जैसे कोई कुछ करता है, कोई कुछ, उन्हें सर्विसेज बोलते हैं, आपको पता है। जैसे हर कोई अपनी, जैसे डॉक्टर्स हैं वो अपनी सर्विस सोसाइटी को देते हैं, तो यहाँ पर भी अलग अलग टाइप से लोग अपनी अपनी सर्विसेज देने लगे। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज्ड अमंगेस्ट पीजेंट्स। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक और सोशल डिफरेंसेस, जो सामाजिक परिवर्तन या चेंजेस आने स्टार्ट हो गए। और सम पोजेस्ड मोर लैंड, कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा ज़मीन इकट्ठी कर ली थी, और कुछ लोगों ने कैटल मतलब कि पशु, पहले के ज़माने में पशुओं को भी संपत्ति मतलब रिच होने का एक सिंबल समझा जाता था। एंड सम कंबाइंड artisanal work with agricultural activity during the lean season. As society become more differentiated, people were grouped into जाति। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जाति व्यवस्था भी डेवलप हो गई, और जातियों की भी सब कास्ट मतलब कि दूसरी उपजातियां, छोटी जातियां यहाँ पर बनने लग गई। आगे क्या हुआ कि यहाँ से देखेंगे अब, जातीज फ्रेम देयर ओन रूल्स, और जातियों ने क्या किया, अपने अपने रूल रेगुलेशंस बना लिए, और मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स, और अपनी जातियाँ जो थी वो अपनी मेंबर्स के, जो उनके जाति के लोग होते थे, उनके मेंबर्स के व्यवहार के लिए स्वयं जिम्मेदार होती थी। वही मैनेज करती थी कि हमारी जाति के पर्टिकुलर जो लोग हैं वो कैसे व्यवहार करेंगे। और जो असेंबली बना ली गई, एक सभा बना ली गई, और वो रूल रेगुलेशंस को क्या करती थी, अप्लाई करती थी। डिस्क्राइब्ड इन सम एरियाज एट जाति पंचायत, और उसको क्या बोला जाता था, जाति पंचायत। बट जातीज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस, लेकिन ये जाति जो थी ये अपने विलेज के रूल्स को भी फॉलो करने के लिए समझा जाता था कि विलेज के रूल्स को भी ये माने। और जो बहुत सारे विलेजेस थे, सेवरल मतलब बहुत सारे, जो बहुत सारे विलेजेस थे वो गवर्नड बाय अ चीफटेन, वो मुखिया के द्वारा उनका शासन किया जाता था। कौन वहाँ पे शासन करता था, मुखिया। टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट, ये सारे के सारे मिलके बड़े से राज्य की एक इकाई यानी कि यूनिट थे। आगे हम क्या पढ़ेंगे, रीजन एंड एम्पायर, कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से एम्पायर बने। लार्ज स्टेट्स लाइक ऑफ द चोलाज, बड़े बड़े स्टेट कहाँ पर बने, चोलाज, जिनके बारे में चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। तुगलक्स चैप्टर 3 में आएंगे, मुगल्स चैप्टर 4 में आएंगे। ये इन्होंने ये और बड़े बड़े रीजन्स यहाँ पर बन गए। अ संस्कृत प्रशस्ति, प्रशस्ति इन प्रेज ऑफ, संस्कृत प्रशस्ति का मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, जिसे हम किसी की प्रशंसा करने के लिए लिखते हैं। एक संस्कृत प्रशस्ति में गयासुद्दीन बलबन के बारे में बताया गया है। प्रशस्ति जिसे हम किसी की प्रशंसा के लिए लिखते हैं, इन प्रेज ऑफ, तो उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि जो गयासुद्दीन बलबन जो थे, जिनका टाइम पीरियड ये था 1266 से 1287,
वो वास्ट एम्पायर उन्होंने, मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य उन्होंने बनाया, वो जो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, ईस्ट में बंगाल से लेकर और वेस्ट में अफगानिस्तान तक वो फैला हुआ था, एंड इंक्लूडेड ऑल ऑफ साउथ इंडिया, और उसमें साउथ इंडिया भी इंक्लूडेड था। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, और अलग अलग क्षेत्रों के लोग, जैसे गोंडा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात अपारेंटली फ्लेड बिफोर हिज आर्मीज। कहता है कि ये सारे रीजन्स के जो लोग थे ये भी गयासुद्दीन बलबन की सेना के आगे टिक नहीं सकते थे, ये भी उनका सामना नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पे देखेंगे कि लेकिन बाद में जो हिस्टोरियंस जो आए, इतिहासकार, उन्होंने कहा कि गयासुद्दीन बलबन के बारे में जो बताया गया है वो बहुत एग्जैगरेटेड, मतलब कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर वो जो बातें हैं वो बताई गई हैं। उसकी कंक्वेस्ट होती है, उसकी विजयों के बारे में या उसके शासन के बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर एग्जैगरेट करके बताया गया है। और उसी टाइम पर जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने ये भी जानने की कोशिश की कि जो रूलर्स थे वो ऐसा क्लेम क्यों करते थे कि उनका जो सब कॉन्टिनेंट, क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, कि उनका सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स पे उनका कंट्रोल है, ऐसा दिखाने की वो ट्राई क्यों करते थे। अब यहाँ पे पढ़ेंगे लैंग्वेज एंड रीजन। लैंग्वेज के बारे में कुछ बच्चे इनको छोड़ देते हैं इन कॉलम्स को, लेकिन ये कॉलम नहीं छोड़ने, इनमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इनके अंदर होती है। इन 1813 द पोइट अमीर खुसरो नोटेड दैट देयर वाज अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन। हर क्षेत्र की, हर एरिया की डिफरेंट लैंग्वेज उस टाइम में होती थी। ऐसा हमें किसने बताया है? हमें बताया अमीर खुसरो, जो 1813 में हुए थे। उन्होंने बताया कि गुजराती जो थी वो गुजरात में बोली जाती थी, और अवधी उत्तर प्रदेश में बोली जाती थी, और हिंदवी बोली जाती थी दिल्ली के आसपास के एरिया में। और उन्होंने और बहुत सारी रीज़न और उनकी लैंग्वेज बताई हैं। लेकिन एक लैंग्वेज ऐसी थी, अमीर खुसरो ने एक्सप्लेन किया कि एक लैंग्वेज इन सब के विरोध में एक लैंग्वेज ऐसी भी थी जो किसी एक एरिया की ना होकर पूरे भारत की या पूरे सब कॉन्टिनेंट की हमारे की लैंग्वेज थी, वो थी संस्कृत। आगे हम पढ़ेंगे कि जोग्राफिकल डायमेंशन, बहुत ज़्यादा जोग्राफिकल चेंजेस तो थे, लैंग्वेज में भी ये चेंजेस हुए। और यहाँ पे बताया गया है कि देयर वाज कंसिडरेबल कन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट्स। जो स्टेट्स, ऊपर वाले स्टेट्स मैंने बताए थे, उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहता था, उनमें विरोधाभास या युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। और ओकेजनली डायनेस्टीज लाइक चोलास, खिलजी, तुगलक्स एंड मुगल्स वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वाज पैन रीजनल। और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो चोलास थे, खिलजीज थे, तुगलक्स थे, मुगल्स थे, ये इन्होंने अपना बहुत पैन रीजनल, मतलब बहुत बड़े एरिया में, किसी एक छोटे से एरिया में ना होकर पूरे बहुत बड़े एरिया में बड़े बड़े इनके साम्राज्य स्थापित हो गए। रीजनल मतलब क्षेत्र के बहुत बड़े एरिया में इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। स्पैनिंग डाइवर्स रीजन्स, बहुत बड़े एरिया में इन्होंने कर लिया। नॉट ऑल दीज एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल, लेकिन ये सारे के सारे बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाए, और इनका भी कोई टाइम पीरियड था। कंपेयर फॉर एग्जांपल टेबल 1, अगर हम ऊपर वाला चीज़ें देखें तो टेबल 1 में हम देखेंगे कि किसी और का रूल है, देन किसी और का है। तो आगे देखेंगे, आगे चलिए कि व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ रूल ऑफ द खिलजी एंड मुगल डायनेस्टीज। जो ऊपर की टेबल्स हैं उनमें बताया गया है कि खिलजी और मुगल डायनेस्टीज का कितना ड्यूरेशन था, कितना टाइम पीरियड उनका था। और 18th सेंचुरी, यहाँ पे बताया गया है कि व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड इन द 18th सेंचुरी इट लेड टू द री इमरजेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स। जब मुगल एम्पायर जो था 18th सेंचुरी में ख़त्म होने के कगार पर आ गया मुगल एम्पायर, एंड तब क्या हुआ कि छोटे छोटे रीजनल स्टेट्स बनने लगे, छोटे छोटे जो राज्य थे वो फिर से उभरने लग गए। But years of imperial pan-regional rule had altered the character of regions. Across of most of the subcontinent, the regions were left with the legacies. लेकिन क्या होता था, जब ये रूलर्स जो थे लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे राज्य करते थे तो अपना अपना कल्चर, ये एक स्पेशल इफेक्ट यहाँ पर बना लेते थे, और इनकी कल्चर भी लोगों के जीवन में शामिल हो जाती थी। आगे यहाँ पे लिखा है कि थ्रू द 1000 years 700 and 1715 द कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट रीजन्स डिड नॉट ग्रोन इन आइसोलेशन। आइसोलेशन होता है अकेला,
700 से लेके 700 से लेके 1750 के बीच में जो ये चेंजेस हुए, ये अकेले नहीं थे, आइसोलेशन में नहीं हुए थे, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने ही अपना इम्पैक्ट या प्रभाव बहुत बड़े पैन रीजनल एरिया में छोड़ दिया था या स्थापित कर दिया था। आगे हम पढ़ेंगे ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, नया और पुराना धर्म। अब हम पढ़ेंगे रिलीजन में कैसे कैसे चेंजेज हुए। हजारों सालों में हिस्ट्री में हमें बताती है कि यहाँ पर रिलीजन में भी बहुत सारे चेंज हुए। लोगों को जो बिलीफ था वो पूरी तरह से व्यक्तिक होता था, मतलब पर्सनल होती थी, उनकी पर्सनल बिलीव थे कि वो किस रिलीजन में बिलीव करें। लेकिन धीरे धीरे ये कलेक्टिव भी होती गई, ये कभी कभी कलेक्टिव भी होती थी। कैसे कि एक पीपल जिसमें बिलीव करता था और वो पूरे ग्रुप का भी धर्म होता था। तो ये सेम टाइम पे दोनों थी, इंडिविजुअल भी और कम्युनल भी। एज द सोशल वर्ल्ड्स ऑफ दीज ग्रुप्स अल्टर्ड, सो टू डिड देयर बिलीव्स। ये समाज का निर्माण भी ऐसे ही हुआ कि जो एक व्यक्ति बिलीव करता था तो वो पूरा एक कम्युनिटी करती थी। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इम्पॉर्टेंट चेंजेज अकर्ड इन व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे। और हिंदुइज्म में भी उस टाइम बहुत सारे चेंजेस हुए, जो हिंदू धर्म है उसमें भी बहुत सारे चेंज हुए। दीज इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज, डेटीज मतलब देवी देवता। इस टाइम में क्या हुआ कि कुछ हिंदुइज्म में भी नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी और मंदिर बनने लग गए, और रॉयलिटी एंड द ग्रोइंग इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, और ब्राह्मण्स की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस इस पीरियड में बढ़ने लगी। प्रीस्ट, पुजारी एंड डोमिनेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी, जो पुजारी और प्रीस्ट थे वो इस टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए। डोमिनेंट मतलब उनका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टैक्सेस अर्न्ड द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। क्यों उनका महत्व इतना बढ़ा? कि उन्हें संस्कृत की नॉलेज थी और इससे उनका महत्व जो उनका जो इम्पोर्टेंस थी सोसाइटी में बढ़ गई। देयर डोमिनेंट पोजिशन वॉज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ द पैटर्न्स, और पैटर्न्स के सपोर्ट ने उनकी जो इम्पोर्टेंस थी उसे और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। न्यू रूलर्स सर्चिंग फॉर प्रैक्टिस, कुछ नए रूलर्स भी थे जो खुद भी अपनी शान और शौकत के लिए कोशिश करते रहते थे, तो वो उन्होंने भी इन ब्राह्मण्स को और ज़्यादा मतलब कि इनको सपोर्ट किया। ये देखिए पैटर्न कौन होते हैं, यहाँ पर देखेंगे। एन इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल कौन होते हैं? एक प्रभावशाली धनी व्यक्ति को कहते हैं पैटर्न, जो क्या करते हैं? हु सपोर्ट्स अनदर पर्सन, एन आर्टिस्ट, जो किसी आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं, या क्राफ्ट्समैन होते हैं जो हैंड से वर्क करते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, और लर्नड मैन मतलब कि पढ़े लिखे लोगों को, ज्ञानी पुरुषों को, और अ नोबल या फिर अच्छे लोगों को जो सपोर्ट करते हैं। नोबल मतलब कुलीन वर्ग होता है, जो ऊंचा वर्ग होता है उनको सपोर्ट करते हैं, होते हैं पैटर्न। अब आगे हम पढ़ेंगे कि व्हेन रिलीजन्स अपीयर्ड इन सब कॉन्टिनेंट, जो रिलीजन्स थे, बहुत सारे रिलीजन इस टाइम में इस सब कॉन्टिनेंट में आ गए, और मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स फर्स्ट बॉट टीचिंग्स। पहली बार जो कुरान की टीचिंग्स थी उन्हें कौन लेकर आया? मर्चेंट मतलब व्यापारी, और माइग्रेंट्स मतलब जो लोग इधर से उधर आते जाते रहते थे, वो कुरान की टीचिंग्स को यहाँ पर लाए। कौन सी सेंचुरी में आई? 7th सेंचुरी में। मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर होली, आपको पता ही है कि मुस्लिम्स की होली बुक्स कौन सी है? होली बुक कुरान, और वो अल्लाह को सर्वोच्च मानते हैं, सुप्रीम पावर मानते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मैनी रूलर्स वर पैटर्न ऑफ इस्लाम। तो इस मुस्लिम धर्म में जो उलेमाज होते हैं इस्लाम धर्म में, और जो रूलर्स होते हैं, जूरिस्ट, उनके जो न्यायाधीश अलग ही होते हैं, आपको पता है, वो भी इस पीरियड में ही इंट्रोड्यूस हुए। और हिंदुइज्म की तरह, जैसे हिंदुइज्म अपने आप को अलग से इंटरप्रेट करता है, अपनी व्याख्या स्वयं करता है, ऐसे ही इस्लाम ने भी अपने आप को अपने तरीके से इंटरप्रेट किया अपने फॉलोअर्स के लिए, जो उसे फॉलो करने वाले थे, जो उसके अनुयायी थे। देयर वर द सिया मुस्लिम्स, कुछ मुस्लिम्स सियाज में डिवाइड हो गए, हु बिलीव्ड दैट द प्रोफेट मोहम्मद अली सन इन लॉ, जो मोहम्मद अली के सन इन लॉ को मानते थे, उनको कहा गया सिया, जो उनके फॉलोअर थे। अली वॉज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, अली कौन थे? इसके लेजिटिमेट लीडर थे। और जो सुन्नी थे, सुन्नी मुस्लिम्स थे, जिन्होंने क्या किया कि खलीफा की अथॉरिटी को जिन्होंने स्वीकार किया, उन्हें सुन्नी मुस्लिम कहा गया।
देयर वर इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन वेरियस स्कूल्स। और इन्होंने हनाफी एंड साफ़ी, ये इनके क्या थे, ये इनके कोई जुडिशरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ये भी इस पीरियड में इंट्रोड्यूस हुई हनाफी और साफ़ी। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि ये क्या है तो ये इनकी जुडिशरी से रिलेटेड थिंग्स हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। उनके टाइम और हिस्टोरिकल पीरियड्स को, कुछ जो टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन सोशल। आपको पता है कि टाइम के साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस में भी चेंजेस आते रहते हैं और हर चीज़ में चेंजेस होते हैं। तो क्या हुआ कि इन द मिडल ऑफ 90th सेंचुरी, 90th सेंचुरी के मिडल में कुछ ब्रिटिश के हिस्टोरियंस थे, उन्होंने हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया किस किस में, हिंदू में, मुस्लिम्स में और ब्रिटिश में। इन तीन में उन्होंने डिवाइड कर दिया। दिस डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ रूलर्स वॉज द ओनली इम्पोर्टेंट। और ये क्या मानते थे कि इनका जो रिलीजन है, जो धर्म है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल चेंजेस लाने में। इसके जो कॉन्ट्रास्ट में दूसरे थे वो कहते थे कि दैट देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। इनका मानना तो ये था कि जो रिलीजन है वही मेन है, लेकिन जो दूसरे थे वो कहते थे कि इस बेस पर फ्यू मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स। वो कहते थे कि हिंदू मुस्लिम और क्या इसमें लिखा है यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश, इस बेस पे हिस्ट्री का डिवीज़न करना ठीक नहीं है। और वो मानते थे कि सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स के को बेस बनाकर हमें हिस्ट्री का अध्ययन करना चाहिए या इसके चेंजेस के बारे में जानना चाहिए। और यू रीड लास्ट इंक्लूडेड वाइड, इसमें और ज़्यादा इतना कुछ नहीं है। और क्या हुआ कि द हिस्ट्रीज यू विल बी स्टडिंग दीज ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मीडिएवल। जो आज हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं, हम इसको मेडिएवल से कंपेयर कर सकते हैं या इसे मेडिएवल को और इसको साथ साथ मिला के डिस्क्राइब कर सकते हैं। यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट स्प्रेड ऑफ पीजेंट सोसाइटी, कैसे समाज में किसानों का जो है फैलाव हुआ या जो वो उनका विस्तार हुआ, द राइज ऑफ रीजनल एंड इम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशन, कैसे कैसे जो साम्राज्य हैं वो बसे, और ये सब हमने जान लिया। और क्या हुआ, तो इसमें यही बताया गया है कि जो मीडिएवल पीरियड है उसको हम मॉडर्न पीरियड से भी क्या कर सकते हैं, कंपेयर। दिस 1000 years ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस्ड कंसिडरेबल चेंज। अब ये जो हमने पढ़ा है 700 से लेके 700 से लेके 1750 तक का पीरियड, इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, आपको मैंने बता दिया। मेडिएवल पीरियड इज ऑफन कंट्रास्टेड विद द मॉडर्न। मेडिएवल पीरियड और मॉडर्न में कंट्रास्ट होता है, विरोधाभास होता है। मॉडर्निटी कैरीज विद इट ए सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस। मॉडर्निटी में क्या दिखाते हैं कि मटेरियल प्रोग्रेस हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि मीडिएवल जो पीरियड था उसमें कोई लैकिंग थी, मतलब उसमें कोई कमी थी, कि चेंजेस उसमें नहीं हुए थे। हम जानते हैं कि उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए थे। इन हज़ारों सालों में, ड्यूरिंग दी 1000 ईयर, इन हज़ारों सालों में सोसाइटी और इस सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस, इकोनॉमीज़ और दूसरे एरियाज़ में, रीजन्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए। और ये बहुत प्रॉस्पेरिटी, मतलब बहुत खुशहाली इस पीरियड में आ गई। वो इतनी ज़्यादा खुशहाली थी कि उन्होंने यूरोपियंस को यहाँ आने के लिए अट्रैक्ट कर दिया और यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए, मतलब व्यापार करने के लिए और कंपनीज बनाने के लिए अट्रैक्ट कर दिया। एज यू रीड दिस बुक लुक आउट ऑफ द साइंस ऑफ द चेंज। जब हम इस बुक को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे कैसे चेंजेस हुए। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।